गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो इन योर हिंदी फर्स्ट syllabus I am going to teach you lesson number 14, that is विराम चिन्ह punctuation. Today I am going to teach you. So page number 174 lesson number 14. बेटा, विराम चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, स्पेशली इन योर हिंदी ग्रामर, चाहे वो आपका इंग्लिश हो चाहे वो आपका हिंदी हो. किसी भी वाक्य को अर्थपूर्ण रूप से समझने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं. विराम चिन्ह के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं बेटा कि कोई वाक्य हमसे प्रश्न पूछ रहा है या उत्तर दे रहा है, या हमें थोड़े समय के लिए रुकने के लिए कह रहा है, या हमें देर तक रुकने के लिए कह रहा है, या वो वाक्य पूरा हो गया है, या पूर्ण रूप से हमें कोई उत्तर दे रहा है. इन सब का प्रयोग करने के लिए बेटा, इन सब बातों को जानने के लिए लिखित रूप में हम हमेशा पंक्चुएशन का यानी विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं. जिसमें पहला है बेटा, आप पहले विराम चिन्ह क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा. विराम चिन्ह का अर्थ है पढ़ते या लिखते समय रुकना अथवा ठहरना. विराम चिन्ह का प्रयोग न होने से वाक्य का अर्थ कुछ और भी निकल जाता है. विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग वाक्य का अर्थ पूरी तरह से बदल देता है. अब देखिए बेटा, इसी में आपके पेज नंबर 175 में देखिएगा, यहाँ पे है बेटा कि उन्हें वाक्य इस प्रकार करना चाहिए. ठीक है, जैसे विराम चिन्ह का अर्थ रुकना या ठहरना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है. और दूसरा है बेटा, विराम चिन्ह वाक्यों का अर्थ समझने में सहायक सिद्ध होता है. तीसरा है आपका, विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है. विराम चिन्ह लेखक के भाव को समझने में हमारी सहायता करते हैं. अब देखिए, जैसे नाम, उदाहरण, ठीक है. पहला है आपका पूर्ण विराम. हम सभी जानते हैं पूर्ण विराम जो हमारा चिन्ह होता है बेटा, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, पूर्ण विराम. ठीक है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम. जब हम अपनी बातों को बेटा, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, मतलब जब हम अपनी बातों को पूर्ण कर चुके रहते हैं तो इसका प्रयोग हम इस चिन्ह का प्रयोग बेटा करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं. इसका प्रयोग यह चिन्ह अन्य किसी भी विषय चिन्ह से अधिक प्रयुक्त होता है. इस विराम चिन्ह के पश्चात सबसे अधिक देर तक रुका जाता है. जैसे हमारी वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी, मतलब कि इसके बाद अब कोई और आपको शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं. आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है कि हमारी वार्षिक परीक्षा, जैसे आपकी भी वार्षिक परीक्षा जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं वो आपके स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके फरवरी में होंगे. ठीक है, तो वार्षिक परीक्षा आपके सबसे किसी भी क्लास की सबसे अंतिम परीक्षा होती है, वो फाइनल रिपोर्ट कार्ड उसका आपको मिलता है. ठीक है, तो वहां पे क्या किसका प्रयोग हो जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा. उसी प्रकार दूसरा है अपूर्ण विराम. अपूर्ण विराम जैसे यदि पढ़ते समय किसी स्थान पर अर्ध विराम की अपेक्षा अधिक समय तक रुकना पड़े तो अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है. मतलब ये बेटा, ये जो विराम है इसको बोलते हैं अपूर्ण विराम. ठीक है, तो जैसे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए. मतलब जब आप देखते हो कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए या निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी नीचे आपके कई सारे प्रश्न दिए रहते हैं 1 2 3 4 5 एज पर योर क्वेश्चन पेपर. यू जस्ट रिमाइंडेड बेटा, आपके को उसके लिए जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा. मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना है. पहला प्रश्न है कि परिभाषा किसे कहते हैं या लिखित भाषा किसे कहते हैं, कोई भी आपका प्रश्न हुआ मान लीजिए, लेकिन वो जब हम क्वेश्चन लिखते हैं ना, जो हेडिंग देते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों
परीक्षा सिर पर है, मोहन विपरीत और अंकुश भी क्रिकेट में हिस्सा लेंगे। अब देखो यहाँ पे बेटा आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 176, लुक इन योर बुक। अब आपने देखिए जो पहला एग्जाम्पल है, सुनीता ने मोहन से कहा कि जाकर पढ़ो। अब पढ़ो के बाद क्या कर दिया है, कॉमा दे दिया है, अल्पविराम दे दिया है, ठीक है, अल्पविराम दे दिया। तो ये इसका प्रयोग होता है, मतलब कि जब दो से अधिक, तीन से अधिक, जब एक से अधिक नाम लिखना हो या दो वाक्य को जोड़ना हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, हमेशा अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अब जैसे अब अर्धविराम क्या होता है बेटा, यह पूर्ण विराम तथा अल्प विराम के बीच का चिन्ह है। जब पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक रुकना हो तो वह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इन स्थितियों में होता है, दो या दो से, अब देखो अर्धविराम क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के मध्य जब कोई योजक ना हो, योजक चिन्ह आपको मैंने बताया था, इसको कहते हैं योजक चिन्ह, मैंने बताया था ना, इसको कहते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। आपकी बुक में क्या है बेटा, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के मध्य जब कोई योजक ना हो, जैसे पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, सभी फौजियों की छुट्टी रद्द कर दी गई। जब हमारे देश पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण होता है तो जो हमारे सैनिक होते हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डर पर तैनात होते हैं, तो उनकी छुट्टियां रद्द करके उन्हें वापस बुला लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो बेटा ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं, मतलब दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, मतलब ये श्योर है कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, ये एक वाक्य पूरा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है बेटा अर्धविराम, इसको कहते हैं अर्धविराम, ठीक है, इसको अर्धविराम कहते हैं, ठीक है, इस चिन्ह को। फिर इसमें क्या जुड़ा गया है, सभी फौजियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। अब दूसरा देखिए कैसे प्रयोग करते हैं इसमें, यदि उपवाक्यों में पहले ही अल्प विराम हो तो उसे अलग करने के लिए, जैसे बुआ और उसका परिवार और दिल्ली आया था, अब इन्हें सिंगापुर जाना है। बुआ और उनका परिवार दिल्ली आया था, अब उन्हें स्कूल जाना, आया था के बाद आपकी ये चिन्ह लग गई, ठीक है, आपकी ये जो चिन्ह लग जाती है अर्धविराम के चिन्ह लगने के बाद, अब यहाँ पे आप आगे के शब्द को जोड़ गए, अब उन्हें दिल्ली जाना है, ठीक है। तो ये होता है प्रयोग अर्धविराम का। अब देखिए बेटा उद्धरण चिन्ह क्या होता है। उद्धरण चिन्ह मैंने आपको बताया भी था, थोड़ा बहुत मैंने इस लेसन को एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा तो बेटा मैंने आपको बताया था सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे पंक्चुएशंस, वही है बेटा हिंदी में भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी एकहरा उद्धरण चिन्ह, और डबल इन्वर्टेड कॉमा का होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग क्या होता है, कहाँ पे करते हैं, ध्यान से सुनना। जो एकहरा उद्धरण चिन्ह होता है बेटा, इस चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वस्तु, व्यक्ति, पुस्तक आदि का नाम लिखना हो, जैसे प्रेमचंद्र की कहानियाँ, मानसरोवर नामक कहानियाँ संग्रह में 8 भागों में उपलब्ध हैं। इस चिन्ह का प्रयोग कवि अथवा लेखक के उपनाम लिखने के लिए भी किया जाता है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रमुख कवि हैं। अब जैसे देखो बेटा, किसी भी व्यक्ति का नाम, पुस्तक का नाम, स्थान का नाम ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी भी पुस्तक, व्यक्ति, स्थान, ये सारे विशेष होते हैं, इनका नाम जब हमें लिखना होता है बेटा तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे किसी कवि या किसी लेखक या किसी महात्मा के द्वारा या हमारे किसी महान पुरुष के द्वारा कोई भी वाक्य कहा गया हो, कोई भी शब्द कहा गया हो, उसको ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। हम इसको परिभाषा के माध्यम से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो किसी के वाक्य को, किसी के कथन को ज्यों का त्यों कहना हो, लिखना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग जब हम किसी भी कवि का, किसी कवि का, पुस्तक का या किसी लेखक का नाम लिखना हो तो उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे प्रश्न
वाक्य पहले के अंत में लगाया जाता है। हम सभी जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह अगर हमें न लगाया जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, हम प्रश्न को पर अभी हम लोग की जो एज है, जो अभी हम लोग का स्टैंडर्ड है, यू कैन इजीली फाइंड आउट यस दिस इज आस्किंग क्वेश्चन, मतलब ये जो वाक्य है वो आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि उसमें क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, इस तरह के वाक्य आए हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कोई वाक्य लिख दिया क्या, वहाँ पे अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं दे कैन इजीली फाइंड आउट यस दिस सेंटेंस इज आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, तो वो वहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो वो हमेशा वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अब जैसे अमृतसर जाने वाली गाड़ी कितने बजे चलती है या आएगी, कितने बजे, कहाँ, किसे, कैसे, ये सारे वाक्य के अंत है। उसके बाद हम कौन सा प्रयोग करते हैं बेटा, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्दों को समझिए, शब्दों को जब समझेंगे तो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो वाक्यों को समझो बेटा, शब्दों को समझो। अब देखो निर्देशक चिन्ह, निर्देशक, अब निर्देशक से क्या तात्पर्य है, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अथवा उदाहरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अक्सर शिकायत करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की। हमारे देश को आज अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या और बढ़ोतरी। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह जैसे आप लिखते हैं ना बेटा, सपोज दैट आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, आप परिमाणवाचक या आप क्रिया परिमाणवाचक संबंध मतलब किसी भी का आप डेफिनेशन लिखती है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन भी देती हूँ एनुअल एग्जाम में कि या आपके बाकी के भी एग्जाम में मैंने दिए थे कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर उदाहरण सहित लिखिए, परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो फर्स्ट यू ऑल आर रिटन योर डेफिनेशन, फिर आप क्या लिखते हैं, डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद आप लिखते हैं जैसे। ठीक है, जैसे, जैसे के बाद ये जो चिन्ह लगाते हैं बेटा, इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अब आ जाइए योजक चिन्ह, पुनरुक्त शब्दों या समस्त पदों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बार बार कहने पर भी तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देता, संगीत का रियाज करने के लिए मोहन ने रात दिन एक कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, योजक चिन्ह, ये सारे चिन्ह देखकर ये मैंने आपको योजक चिन्ह बताया, ये निर्देशक चिन्ह। ठीक है, ये निर्देशक चिन्ह कहाँ लगता है, जैसे के बाद लगता है। ठीक है, अब योजक चिन्ह का प्रयोग दो समान शब्द जैसे माता पिता, माता पिता के बीच डैश रहता है, जो वो डैश रहता है उसको कहते हैं योजक चिन्ह। दिन रात, माता पिता, भाई बहन या जैसे जैसे या बार बार, इन सारे शब्द के बीच में आप देखते हैं ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है, लेकिन यही चिन्ह बेटा अगर जैसे के बाद लगती है, यहाँ पे तो यहाँ जैसे के बाद, यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, योजक चिन्ह है ये, लेकिन यही सेम चिन्ह अगर जैसे के बाद लगती है तो ये आपका क्या कहलाता है बेटा, ये निर्देशक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, ये निर्देशक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब है बेटा योजक चिन्ह को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आ जाइए कोष्टक, ब्रैकेट। ठीक है, इसका प्रयोग निम्न रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग तीन प्रकार से किया जाता है, किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए। जैसे श्री राम के चरण धूलि से अहल्या गौतम की पत्नी का उद्धार हुआ, यानी, और दूसरा क्या है, नाटक में अभिनय प्रदर्शन की सूचना हेतु जैसे महेश, अमायार, छोड़ो बाकी आदि का काम कल हो जाएगा। गणित में तीनों प्रकार के कोष्टक चिन्हों का प्रयोग विशेष रूप से होता है। अब देखो बेटा, जैसे आपकी बुक में दिया है यहाँ पेज नंबर 177, इसमें पहला है बेटा कि किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए। जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया, श्री राम के चरण धूल से अहिल्या। अहिल्या कौन थी, आपको पता है, ऋषि की पत्नी थी जो क्या बन गई थी, पत्थर बन गई थी। ठीक है, क्योंकि एक भगवान ने उनके साथ छल कपट कर दिया था, वो उनके पति के रूप में आके उनके साथ
संबंध स्थापित कर रहे थे, जो कि वो उनके लिए कोई भी किसी भी रूप में वो सही नहीं था। तो इसलिए उनको ऋषि ने श्राप दिया कि तुम अब पाषाण बन जाओ, मतलब पत्थर बन जाओ। वो पत्थर बन गए। लेकिन जब राम जाते हैं अपने गुरु के साथ और जब उसमें से आवाज़ आती है और जैसे ही ऋषि बताते हैं, उनके जो गुरु रहते हैं राम के, कि आप इसमें अपने चरण के धूल को, मतलब आप अपने चरण से इसको स्पर्श करिए और यह ज्यों के त्यों यह फिर से आ जाएंगी। फिर वो जैसे अपने चरण से स्पर्श करते हैं, वो अहिल्या का वास्तविक मानव रूप दिखने लगता है। वो उनको धन्यवाद करती हैं, वो उनको बताती है किस कारण से उनके साथ ऐसा हुआ, और फिर वो स्वर्गलोक की ओर चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अहिल्या है बेटा। अहिल्या कौन थी? गौतम की पत्नी थी, हम सभी जानते हैं। अब गौतम की पत्नी को, अब अहिल्या सब सोच रहे हैं कि किसकी पत्नी थी, किसकी पत्नी थी। फिर यहाँ पे देखिए कि गौतम की पत्नी, यानी अगर कोई कठिन शब्द है उसका स्पष्ट मतलब समझने के लिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए लाघव चिन्ह, जहाँ पूरा शब्द न लिखकर संक्षिप्त रूप में लिखकर उसके आगे इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, शॉर्टकट में किसी बातों को लिखना या किसी शब्द को लिखना, आप अक्सर देखते होंगे बेटा लाघव चिन्ह का प्रयोग। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, ठीक है, डॉक्टर, ये तो हो गया आपका पूर्ण रूप। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम डॉक्टर दो तरीके से लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिखते हैं ना डॉक्टर, ऐसे। तो ये जो चिन्ह होता है बेटा, ये जो चिन्ह होता है इसको क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं, लाघव। अब जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना हुआ, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, तो वहां पे हम पंडित को क्या कर देंगे? पंडित हम ऐसे भी लिख सकते हैं और पंडित को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और पे अंक की मात्रा और यहाँ पे लाघव चिन्ह, तो ये भी आपके दो रूप हो गए। ठीक है, तो यही होता है लाघव चिन्ह का प्रयोग। किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए काकपद या हंसपद। काकपद, अब काकपद क्या होता है बेटा? काकपद यानी जब आप किसी वाक्य को लिखते हैं, वाक्य को लिखते समय अक्सर एग्जाम में या किसी से भी ये गलतियां हो जाती हैं बेटा। हम कभी कभी स्पीड पे रहते हैं, हमारे दिमाग में कुछ चलता रहता है, हम उसको लिखते रहते हैं। ये रहता है कि मुझे ये भी काम नहीं कर लेना है, दूसरा भी काम कर लेना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें अपनी बातों को लिखने में कभी कभी हम आराम से भी लिखते हैं, तभी भी कुछ बातें छूट जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उस वाक्य को लिखे, कोई बात छूट गई, सपोज दैट, ओके। जैसे राम ने मेरे घर का नाम बताया था, क्या बताया था ये भूल गए, ठीक है। तो उसके लिए हम काकपद का प्रयोग करते हैं, मतलब उस वाक्य में हम ये चिन्ह दे देते हैं, वी उल्टा बना देते हैं बेटा, वी को उल्टा बना देते हैं और ऊपर उसको जो भी आपको लिखना रहेगा, जो वाक्य छूटा रहता है, जो शब्द छूटा रहता है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये प्रयोग होता है आपके काक चिन्ह या हंस पद का। ठीक है, दोनों एक ही होते हैं। मैं परिभाषा आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पूरा शब्द न लिखकर संक्षिप्त रूप से लिखकर उसके आगे इसका प्रयोग, सॉरी ये नहीं है बेटा, कौवा तथा हंस चलते हुए भूमि पर ऐसा निशाना बनाते हैं, इसी के आधार पर इस चिन्ह का नाम यह पढ़ा। लिखते हुए यदि कुछ छूट जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज 7वीं कक्षा में सभी छात्र नाटक देखने जाएंगे, सभी छात्र नाटक देखने जाएंगे, तो यहाँ पे सभी के बाद छात्र छूट गया था बेटा, यहाँ पे काक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और ये नाटक देखने जाएंगे। ये होता है बेटा इसका मुख्य प्रयोग। अब आ जाइए विस्मयादि बोधक चिन्ह। मैंने आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह पढ़ाया भी था, ठीक है। ये चिन्ह भी होता है, ये इसकी परिभाषा भी होती है, ठीक है। अब इसमें बेटा जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, भय, शोक, हर्ष, पीड़ा के भाव को प्रदान करने के लिए या भाव को उत्पन्न करने के लिए या बताने के लिए, ठीक है, प्रकट करने के लिए इन शब्दों के अंत में हमेशा हम क्या प्रयोग करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह का। आपकी बुक में एग्जाम दिया है, मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। भय, शोक, हर्ष, विस्मय आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्दों के अंत में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं हर्ष, शोक, घृणा भाव, ये सारे में जैसे आहा बहुत अच्छी धूप निकली है, मेरी कमर टूट गई, या अच्छी कितनी गंदगी, ये सारे शब्द मैंने आपको पढ़ाए थे, याद करिए बेटा। वो विस्मयादि बोधक शब्द हो गए, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। मैंने उस चिन्ह को भी, इस चिन्ह के बारे में भी आपसे चर्चा की थी। ये होता है बेटा विस्मयादि बोधक चिन्ह। कोई भी वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह पहले लिखा जाता है, उसके बाद उस वाक्य की अन्य बातों को
शीट। ओके, सो अब आपको मैं PDF भी सेंड करूंगी बेटा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पाठ का नाम लिखना है, पाठ 14 विराम चिन्ह। उसके बाद आपको लिखना है बेटा कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिखना है। ये जो आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे 1 से लेकर 4 पॉइंट दिए हैं। पेज नंबर 175, 1 2 3 4, ये पहले 4 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या है, लेकिन इन सबको लिखने से पहले आप यहाँ 177 पेज में मुख्य बिंदु है विराम चिन्ह का अर्थ पढ़ते या लिखते समय रुकना अथवा ठहरना। पहले इन बातों को लिखेंगे बेटा, विराम चिन्ह का अर्थ। सबसे पहले पाठ का नाम लिखने के बाद पहले ये लिखेंगे आप 177 पेज नंबर पे, ठीक है। पहले ये पहला लाइन लिखने के बाद बेटा आप इन चारों लाइनों को 1 2 3 4 पेज नंबर 175 से ये चारों पॉइंट लिखने के बाद बेटा आपको ये जितने उदाहरण हैं, ठीक है, आपको पूर्ण विराम पहला से लेकर 12 तक सारे आपको फ्रॉम स्टार्टिंग टू पेज नंबर 176, फ्रॉम स्टार्टिंग टू पेज नंबर 177 यहाँ तक विस्मयादि बोधक चिन्ह टिल एग्जाम्पल आश्चर्य, ठीक है। यहाँ तक आपको पहले पूरा कर लेना है अपनी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में। फिर आप कंप्लीट करके आप उसकी PDF सेंड करेंगे मुझे, पिक्चर सेंड करेंगे ग्रुप में। फिर आपको जो मैं PDF प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, एक्सरसाइज की पेज नंबर 178 और 179 आई विल सेंड यू PDF, यू विल कंप्लीट इन योर textbook exercise, okay, and if you have any kind of confusion you can send me the message in the group beta, I will solve your doubts, okay. So thank you so much, you all are must revise this lesson, see this video very carefully. If you have any confusion again you just see this video, okay. So thank you so much, see you in the next class, thank you.